हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो क्लास 11th का आपने ये प्रश्न आपने ज़रूर देखा होगा, पास्कल का नियम। आज हम पूरी तरह से पास्कल के नियम को पूरी तरह से बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सरल तरीके से पास्कल के नियम को हम सॉल्व कर रहे हैं। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ से हम पास्कल के नियम के बारे में समझ लेते हैं। इसका थोड़ा बहुत डिफिनेशन क्या है। देखो, सन 1653 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने द्रव में दाब संचरण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या बताया था? देखो, द्रव मतलब कोई भी चीज आपका लिक्विड होगा, उसमें जो दाब का संचरण होगा उसके संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। तो बस आपको पास्कल का नियम अगर एक नंबर में आता है तो बस आपको इतना ही लिख देना है कि 1653 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने द्रव में दाब संचरण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो, ठीक है, मतलब गुरुत्व बल क्या हो? नगण्य हो, तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव की सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। मतलब जो पास्कल का नियम है आखिर में वो है क्या? अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं पूरा आपका एक बर्तन के आकार का चित्र आपको दिख रहा है। ये पूरा बेलनाकार बर्तन है। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारा लिक्विड पूरा भरा हुआ है, आपका द्रव भरा हुआ है। मान लेते हैं इस पूरे द्रव में गुरुत्व क्या हो? नगण्य हो, मतलब गुरुत्व आपका 0 हो। अगर हम किसी एक कहीं पर भी, चाहे यहाँ वहाँ पूरे चित्र में कहीं पर भी अगर हम मान लो दाब लगाते हैं, किसी एक बिंदु पर दाब हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अगर एक बिंदु पर दाब बढ़ा देंगे तो जितने भी यहाँ पर द्रव की बूंदें हैं और ये पात्र की ये जो दीवार आपको दिख रही है, इस पर भी समान रूप से दाब संचरित तो होगा। यही तो प्रश्न में मतलब डिफिनेशन कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि यदि इस नियम के अनुसार गुरुत्व बल क्या हो? नगण्य हो, तो पात्र में रखे किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव की सभी बिंदुओं और जो पात्र की दीवार है, पात्र की दीवार पर समान रूप से क्या होगा? संचरित होगा। अब देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, चित्र में आपको एक बेलनाकार एक्स, यहाँ पे एक्स और ये वाई, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। एक्स वाई एक बेलनाकार आपका भाग बर्तन पात्र दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसके बारे में थोड़ा से कि माना कोई द्रव एक बर्तन में साम्यावस्था में रखा है। ठीक है, ये पूरा आपका बर्तन है, इसमें द्रव है जो कि साम्यावस्था में रखा गया है। इसके अंदर एक्स और वाई, देखो यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष को मानकर एक बेलनाकार भाग की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? इस बेलनाकार भाग में एक्स और वाई अक्ष मानकर एक देखो बेलनाकार भाग की क्या कर लेते हैं? कल्पना कर लेते हैं। बेलनाकार भाग का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। ठीक है, ये जो बेलनाकार भाग है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? ये आपका ए है। तो बेलन के अंदर भरा द्रव बाहर भरे द्रव के कारण संतुलन अवस्था में, मतलब कुछ यहाँ पर लिक्विड इसके अंदर भी तो होगा, कुछ लिक्विड इसके अंदर भी होगा। तो जो बेलन के अंदर द्रव है और जो ये बाहर द्रव है, ये दोनों क्या होगा? बाहर भरे द्रव और अंदर भरे द्रव के कारण क्या होगा? ये संतुलन अवस्था में होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा भी गया है कि बेलन के अंदर भरा द्रव, जो बेलन है इसके अंदर भरा द्रव और बेलन के बाहर भरा द्रव, देखो बेलन के अंदर भरा द्रव बाहर भरे द्रव के कारण कौन सी अवस्था में? संतुलन अवस्था में है। मान लेते हैं चूंकि द्रव संतुलन अवस्था में है, अतः इनके पृष्ठों पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। जब ये दोनों यहाँ का द्रव और यहाँ का द्रव, दोनों के दोनों द्रव अगर संतुलन अवस्था में हैं तो क्या होगा कि इन पर जो पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर बल तो लग रहा होगा, वो बल का परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एक्स तथा वाई पर लगने वाला दाब P1 व P2 है और आरोपित बल F1 व F2 हो, तो बल बराबर क्या हो जाएगा? देखो फार्मूला होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अगर हम बल को रोक लेते हैं तो बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो F1 बराबर मान लेते हैं, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 इंटू ए। अब क्षेत्रफल की जगह पर A1 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम पूरे के क्षेत्रफल को A मान चुके हैं।
तथा F2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ P1 की जगह पे P2 इंटू ए हो जाएगा। द्रव साम्यावस्था में है, अतः ये दोनों क्या होंगे, हमने क्या लिखा, परिणामी बल शून्य होगा, मतलब F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F1 का मान यहाँ पर हमने लिखा है, F2 का मान यहाँ पर लिखा है, ए से आपका ए कट जाएगा, P1 बराबर P2 आ जाएगा। यही पास्कल का नियम है। यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत किसके सिद्धांत पे आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है। पहला लाइन तो आपको यही याद करना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक उपकरण है। अब होता क्या है, इस नियम के अनुसार यदि सेम वही जो पास्कल के नियम में हमने लिखा था, क्या लिखा था कि इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव की सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। ये पूरा का पूरा जो थ्योरी लिखा है ना, ये पास्कल का नियम ही तो है। पास्कल के नियम में हमने यही पढ़ा था कि किसी भी, अगर ये मान लेते हैं कोई आपका द्रव है, बर्तन है, इसमें द्रव है, किसी एक द्रव की बूंद पर अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो सभी की सभी बिंदुओं पर और इसके पात्र की दीवार पर समान रूप से संचरित होगा। यही इतना तो हमने पास्कल के नियम में भी तो पढ़ा था। सेम वही थ्योरी यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत पास्कल के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से इसका हम निगमन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका उत्पत्ति पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक हेडिंग डाल दीजिए, उत्पत्ति। अब इस उत्पत्ति में आपको क्या लिखना है, उत्पत्ति को समझने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा से चित्र को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक पिस्टन है, ये आपका एक पिस्टन है और एक पिस्टन यहाँ पे है। इसका मान लेते हैं P है, इसका मान लेते हैं Q है। यहाँ पर जो बल लग रहा होगा F1, क्षेत्रफल A1 है। यहाँ पे बल आपका F2 और क्षेत्रफल A2 है। देखो यहाँ पे जो पिस्टन है, देखो इसका क्षेत्रफल छोटा है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल छोटा और यहाँ पे क्षेत्रफल बड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है, इसी के बारे में यहाँ पर 2-3 लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है कि माना A1 व A2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, क्या है कि A1 व A2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जहाँ पर हमने क्या कहा कि A2 का जो क्षेत्रफल है वो A1 के क्षेत्रफल से बड़ा है। यही तो लिखा है कि जहाँ A2 बड़ा है A1 से, मतलब इसमें A1 अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A2 अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल से क्या है, छोटा है। पिस्टन A1 पर, ठीक है, देखो पिस्टन A1 पर लगने वाला बल क्या है, F1, तथा A2 पर लगने वाला बल क्या है, F2 हो तो पास्कल के नियम से। देखो अब यहाँ पर आपको कुछ समझना ही नहीं, आपको सीधा लिखना है कि माना A1 व A2 अनुप्रस्थ काट के दो क्षेत्रफल हैं। A2 का क्षेत्रफल A1 के क्षेत्रफल से बड़ा है, अतः A1 पर लगने वाला बल F1 और A2 पर लगने वाला बल F2 हो तो पास्कल के नियम से। पास्कल के नियम से हमने क्या पढ़ा था, हम यहाँ पर देखो लिखिए फिर, पिस्टन A1 पर लगने वाला बल, यहाँ पे जो पिस्टन आपका है, इस वाले पिस्टन A1 पर लगने वाला दाब, ठीक है, लगने वाला दाब। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दाब हम क्या मान लेते हैं, देखो ये A1 है तो इसे हम P1 मान लेंगे। तो P1 बराबर F1 बटे में A1 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे पिस्टन A2 पर, यहाँ पर देखेंगे पिस्टन A2 पर लगने वाला दाब, तो यहाँ पे P2 बराबर में F2 बटे में A2 हो जाएगा। जब यहाँ पर देखो P1 लिखेंगे तो यहाँ पर F1 इंटू A1 लिखेंगे बटे में, यहाँ जब P2 लिखेंगे तो F2 बटे में A2 लिखेंगे। पास्कल के नियम में हमने क्या सिद्ध किया था, लास्ट में हमने सिद्ध किया था कि P1 बराबर किसके होता है, P2 के। तो P1 का मान देखो यहाँ पर लिखा है और बटे में P2 का मान यहाँ पर लिखा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो A2 का क्षेत्रफल है वो A1 के क्षेत्रफल से बड़ा है। तो देखो A2 का क्षेत्रफल बड़ा है A1 से, इसलिए जो A2 पर ज़्यादा बल लगेगा F1 पे कम, तो यहाँ पर F2 पर बल ज़्यादा लगेगा F1 पर कम। यहाँ तक आपको लिख देना है, और यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तब आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी होता है, कोई इसमें मैथ का आपको झंझट है ही नहीं, ना तो आपको बाहर से कोई चीज़ लानी है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा।